स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th एनसीईआरटी व्यष्टि अर्थशास्त्र का लेसन 4 पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सिद्धांत, इस लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के हम पिछले 2 वीडियो में फर्स्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसको डिस्कस किया था। उसके बाद में सेकंड चैप्टर में हमने संप्राप्ति रेवेन्यू क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब वो दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद में आगे का जो हमारा टॉपिक है इस लेसन में वो कौन सा है, लाभ अधिकतमीकरण, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि एक फर्म के द्वारा वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन को करने में जो खर्चा आता है उसको हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। और वस्तुओं की बिक्री से जो राशि प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। तो लाभ जो होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु को बनाने में जो भी खर्चा आया जिसको हम क्या कह सकते हैं, कुल लागत कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। और वस्तुओं को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं या टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति कह सकते हैं। और कुल संप्राप्ति और कुल लागत, टीआर और टीसी, कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, लाभ। बिल्कुल सिंपल सा है कि किसी फर्म के द्वारा अगर वस्तु की 100 इकाइयां बनाई जाती हैं और 100 इकाइयों को बनाने में खर्चा कितना आया, माना कि 10,000 रुपए, और उन 100 इकाइयों को बेचने से कितनी राशि प्राप्त हुई, माना कि 15,000 रुपए। तो यहाँ पे कुल संप्राप्ति कितनी हो गई, वस्तु की 100 इकाइयों को बेचने से कितनी राशि प्राप्त हो रही है, माना कि 15,000 रुपए, और उन 100 इकाइयों को बनाने में खर्चा कितना आया, माना कि 10,000 रुपए। तो कुल संप्राप्ति यहाँ पे कितनी है, 15,000 रुपए, और वस्तु को बनाने में कुल लागत खर्चा कितना आया, 10,000 रुपए। तो इन दोनों के अंतर को 15,000 में से 10,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 5,000 रुपए क्या कहलाएगा, एक तरह से लाभ कहलाएगा। तो लाभ अधिकतमीकरण का मतलब क्या हो गया कि फर्म के द्वारा वस्तुओं का जो उत्पादन किया जा रहा है कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा। कोई भी फर्म वस्तुओं का उत्पादन करती है तो फर्म का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना और अपने लाभ को अधिकतम करना। तो वो कितनी मात्रा में उत्पादन करे ताकि उसको मिलने वाला जो लाभ है वो अधिकतम हो जाए, इसी समस्या को हम क्या कहते हैं, लाभ अधिकतमीकरण कहते हैं। तो कोई भी फर्म अपने लाभ को किस प्रकार से अधिकतम कर सकती हैं, वस्तु की कितनी इकाइयों का वो उत्पादन करेगी ताकि उसका लाभ अधिकतम हो जाए। तो इसके लिए 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशन है जिसे पूरा होना चाहिए। फर्स्ट जो शर्त है वो क्या है, वस्तु की जो कीमत है वो किसके बराबर होनी चाहिए, सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु की कीमत किसके बराबर होनी चाहिए, सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी जो शर्त है वो क्या है कि जो सीमांत लागत है वो घटती हुई नहीं होनी चाहिए। सीमांत लागत कैसी होनी चाहिए, बढ़ती हुई। जहां पे फर्म का संतुलन होगा, जहां पे फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, उस स्थिति में क्या होगा, जो सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट, वो क्या होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए, घटती हुई नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है कि फर्म का जो संतुलन है, अगर हम संतुलन को भागों में देखें तो उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है अल्पकालीन संतुलन। तो अल्पकाल में फर्म को क्या हो सकता है, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। लेकिन हानि की स्थिति अगर हम बात करें तो जो वस्तु की कीमत है वो कम से कम उसकी जो परिवर्तनशील लागत होती है जिसको हम कहते हैं एवीसी, इससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अल्पकाल में फर्म के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उस वस्तु की कीमत किससे ज्यादा होनी चाहिए, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। और दीर्घकाल की अगर हम बात करें तो दीर्घकाल में देखो, अल्पकाल में फर्म क्या कर सकती हैं, स्थिर लागत के बराबर हानि को उठा सकती हैं, इसलिए कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लागत होती हैं जैसे कि औसत लागत है, तो औसत लागत में क्या होता है,
औसत स्थिर लागत भी होती हैं और औसत परिवर्तनशील लागत भी होती है। ठीक है, एएफसी प्लस एबीसी बराबर होता है औसत लागत एवरेज कॉस्ट। तो अल्पकाल में क्या होना चाहिए फर्म को, कम से कम औसत लागत जो औसत परिवर्तनशील लागत है एबीसी उसके बराबर कीमत होनी चाहिए, कीमत एबीसी से ज्यादा होनी चाहिए। अल्पकाल में फर्म ये जो स्थिर लागत है उसके बराबर हानि उठा सकती हैं। लेकिन दीर्घकाल की अगर हम बात करें तो दीर्घकाल में क्या होना चाहिए, वस्तु की कीमत एएफसी और एवीसी जो औसत स्थिर लागत है उसकी भी पूरी होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए, और औसत परिवर्तनशील लागत की भी पूर्ति होनी चाहिए। मतलब फर्मों का जो खर्चा होता है चाहे वो स्थिर लागत है चाहे वो परिवर्तनशील लागत है, दोनों की पूर्ति होनी चाहिए। और दोनों की पूर्ति का मतलब अगर हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ देते क्या आ जाती है, औसत लागत आ जाती है। कहने का मतलब क्या हो गया, वस्तु की जो कीमत है वो दीर्घकाल में औसत लागत से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 शर्तें हैं, इन तीनों शर्तों को हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्थिति फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्थिति में हमने क्या कहा था कि वस्तु की जो कीमत है वो किसके बराबर होनी चाहिए, सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। देखिए जब हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ क्या होता है, जो संप्राप्ति है रेवेन्यू है उसमें से हम क्या करते हैं, लागत को माइनस कर देते हैं। अब देखिए फर्म क्या करती, जैसे जैसे किसी वस्तु का अगर वो ज्यादा उत्पादन करेगी उत्पादन को बढ़ाएगी, तो उत्पादन को बढ़ने से क्या होगा, फर्म को मिलने वाली जो संप्राप्ति है रेवेन्यू है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, और वस्तु को बनाने में जो खर्चा आ रहा है लागत आ रही है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, जब फर्म के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में उससे मिलने वाली जो आय है संप्राप्ति है वो भी बढ़ेगी, लेकिन वस्तु को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो भी साथ साथ में क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें कि फर्म को अगर आय ज्यादा मिल रही है, ठीक है, आय अगर संप्राप्ति क्या है उसकी ज्यादा है किसकी तुलना में, लागत की तुलना में, और लागत में हम कौन सी लागत ले लेंगे यहाँ पे, सीमांत लागत। ठीक है, तो जब वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होगी तो फर्म को क्या होगा, उत्पादन बढ़ाने से लाभ होगा। इसका मतलब जैसे जैसे वस्तु की जो सीमांत लागत उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में कीमत अगर सीमांत लागत से ज्यादा है तब तक फर्म क्या करेगी, उत्पादन को बढ़ाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा, लागत अगर ज्यादा है आय से तो फर्म का लाभ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक है तो इस स्थिति में क्या होगा, फर्म क्या करेगी, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगी। और कब तक बढ़ाएगी, जब तक कि वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं हो जाए। अब देखो सीमांत लागत अगर ज्यादा होगी कीमत से तो क्या होगा, फर्म को हानि होगी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तु की जो कीमत है वो किसके बराबर होनी चाहिए, सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान रखिए कि पिछली क्लास में हमने पूर्ण प्रतियोगिता वाला जो चैप्टर पढ़ा था, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं पढ़ी थी, संप्राप्ति वक्र पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो एआर वक्र है, ठीक है, जिसको हम वस्तु की कीमत भी कह सकते हैं, वो किसके बराबर होता है, सीमांत आगम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जब संतुलन की स्थिति होगी तो वस्तु की जो कीमत है वो एमआर के भी बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि पी बराबर हमने क्या कहा, एमसी। ठीक है, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, या वस्तु की कीमत को हम क्या कहते हैं, एआर भी कह सकते हैं। और एआर और एमआर दोनों क्या होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होते हैं। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट एमसी और मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत संप्राप्ति दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति की फर्स्ट शर्त हमारी क्या हो गई, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कीमत अगर सीमांत लागत के बराबर है या जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, दोनों एक ही बात है। फिर दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो दूसरी स्थिति में हमने क्या कहा था कि जो सीमांत लागत है वो क्या होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए, सीमांत लागत जो है वो घटती हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे सीमांत लागत क्या हो रही है, देखिए घट रही है,
और सीमांत लागत जब घटती हैं तो फर्म जैसे जैसे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाती हैं तो उत्पादन बढ़ने के साथ में फर्म का लाभ क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संतुलन है वो ए बिंदु पर नहीं होगा। ठीक है, हमारी देखो पहली शर्त कहां पे पूरी हो रही है, पहली शर्त क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू एमआर और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये कहां पे बराबर हैं, इस ए बिंदु पर भी बराबर हैं और इस बी बिंदु पर भी बराबर हैं। लेकिन दूसरी शर्त क्या है हमारी, कुछ जो सीमांत लागत है वो क्या होनी चाहिए, बढ़ती हुई होनी चाहिए, घटती हुई नहीं होनी चाहिए। ए बिंदु पर अगर हम देखें तो सीमांत लागत वगैरह देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रही है। तो यहाँ पे संतुलन नहीं होगा, क्योंकि फर्म जैसे जैसे उत्पादन को अगर यहाँ पे बढ़ाएगी तो फर्म का लाभ भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए संतुलन कहाँ पे होगा, बी बिंदु पे होगा। ठीक है, इस बी बिंदु पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सीमांत लागत और सीमांत आगम ये वाली, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। या सीमांत आगम को हम क्या कहते हैं, वस्तु की कीमत कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो संतुलन कहाँ पे होगा, बी बिंदु पे होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्म जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाती है तो लाभ बढ़ता जाता है। लेकिन इस बी बिंदु के बाद में, ये जो हमारा बी बिंदु है, इसके बाद में अगर फर्म उत्पादन को और बढ़ाती है तो लागत वगैरह देखिए ऊपर की तरफ लागत ज्यादा है और आय क्या है, कम। इसलिए फर्म को क्या हो रही है, हानि होती है। तो संतुलन कहाँ पे होगा, इस बी बिंदु पे होगा। बी बिंदु पर ही क्या होगा, लाभ अधिकतमीकरण होगा। फिर तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो तीसरी स्थिति में हमने क्या देखा था, जिसके दो भाग है। तीसरी स्थिति में क्या है कि जो अल्पकालीन समय है उसमें वस्तु की जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए, औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एवीसी से ज्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि फर्म को अल्पकाल में अगर हानि होती है तो हानि अगर होती है तो फर्म को पता है कि जो स्थिर लागत है वो खर्चा क्या होता है, उत्पादन करे या नहीं करे तब भी उसको सहन करना ही पड़ता है। इसलिए अल्पकाल में फर्म स्थिर लागत के बराबर हानि को उठा लेगी, लेकिन कम से कम उत्पादन करने पर कौन सी लागत आती है, परिवर्तनशील लागत आती है। इसलिए फर्म का प्रयास क्या रहता है कि अल्पकाल में कम से कम जो परिवर्तनशील लागतें हैं उसकी पूर्ति हो जाए। तो अल्पकाल में क्या होना चाहिए, वस्तु की जो कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। इस डायग्राम में अगर हम देखें कि फर्म के द्वारा अगर ओ से लेकर क्यू उत्पादन किया जाता है, जिसमें वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी है, जबकि लागत कितनी है, ओ से लेकर ई है। तो यहाँ पे पी से लेकर ई की हानि हो रही है और कुल हानि अगर हम देखें तो कितनी है, PEBA इस क्षेत्र के बराबर है। तो वस्तु की जो कीमत है अल्पकाल में वो कितनी होनी चाहिए, औसत परिवर्तनशील लागत, मतलब ओ से लेकर ई के बराबर होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, इतनी कीमत अगर नहीं होगी तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन को बंद कर देगी। ठीक है, तो हमारी देखो फर्स्ट स्थिति क्या है कि जो वस्तु की कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, एवीसी से अधिक होनी चाहिए या फिर एवीसी के बराबर हो सकती हैं। औसत परिवर्तनशील लागत से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर औसत परिवर्तनशील लागत से कम होगी तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन को बंद कर देगी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एक फर्म जो है अल्पकाल में उस स्तर पर उत्पादन नहीं करना चाहेगी जहां पे वस्तु की जो कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत से कम है। अगर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म कुछ भी उत्पादन नहीं करेगी और वो बाजार को, उद्योग को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्थिर लागतों की हानि के बराबर वो उठा सकती है, स्थिर लागतों के बराबर हानि, लेकिन परिवर्तनशील लागतें जो उत्पादन प्रारंभ करने पर आती हैं उसको कम से कम वो लेना चाहिए। इसलिए लागत की जो औसत परिवर्तनशील लागत है कीमत उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा भाग है वो क्या है कि दीर्घकालीन समय की अगर हम बात करें तो जो वस्तु की कीमत है वो किससे अधिक होनी चाहिए, औसत लागत से। मतलब दीर्घकाल में फर्म क्या चाहेगी, जो वस्तु की कीमत है उससे उसकी औसत लागत, जिसमें स्थिर लागत भी शामिल है, परिवर्तनशील लागत भी शामिल है, दोनों की पूर्ति हो जाए। मतलब कीमत औसत लागत के बराबर होनी चाहिए या वस्तु की कीमत औसत लागत से अधिक होनी चाहिए। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने औसत लागत वक्र बनाया है, ये दीर्घकालीन है। ठीक है, जो बी बिंदु पर अगर हम देखें यहाँ पे वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी है,
ठीक है, जबकि औसत लागत कितनी है, ओ से लेकर ई है। तो यहाँ पे फर्म को कितनी हानि हो रही है, तो यहाँ पे देखिए कुल संप्राप्ति कितनी है, ओ पी ए क्यू इस क्षेत्र के बराबर तो कुल संप्राप्ति है, जबकि लागत कितनी है, ओ ई बी क्यू के बराबर। ठीक है, इतनी लागत है। तो लागत को अगर हम संप्राप्ति दोनों का अंतर देखें तो फर्म को कितना खर्चा ज्यादा हो रहा है, ई पी बी ए के बराबर इतना खर्चा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्म को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो दीर्घ काल में इस स्थिति में फर्म क्या करेगी, उत्पादन बंद कर देगी। तो दीर्घ काल में उत्पादन प्रक्रिया में बने रहने के लिए एक तरह से क्या आवश्यक है कि फर्म को वस्तु की जो कीमत है वो कम से कम ओ ई के बराबर मिलते रहे, मतलब उसकी औसत लागत की पूर्ति हो जाए। अगर औसत लागत की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो फर्म उत्पादन का स्तर कितना होगा, शून्य होगा। फर्म उत्पादन को क्या करेगी, बंद कर देगी। ठीक है, फिर देखिए लाभ अधिकतमीकरण की जो समस्या है। ठीक है, निष्कर्ष रूप में अगर हम तीनों जो शर्तें हमने पढ़ी थी उसके आधार पर अगर हम देखें तो फर्म का जो संतुलन है, ठीक है, उसके लिए हमने ये वक्र बना दिया है। ये हमारा वस्तु की कीमत है, या जिसको हम एमआर वक्र भी कह सकते हैं, और ये हमारा एआर वक्र भी यही है। ठीक है, औसत आगम और सीमांत आगम वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होते हैं। वस्तु की कीमत जैसा कि हमने पढ़ा था पी बराबर क्या होता है, एआर, और एमआर वक्र भी इसके बराबर होता है। तीनों वक्र, ठीक है, एआर वक्र, एमआर वक्र और कीमत रेखा तीनों पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो सीमांत लागत वक्र है, ये हमारा सीमांत लागत वक्र हो गया, जो कहाँ पे बराबर है, पहली शर्त हमारी कहाँ पे पूरी हो रही है, ए बिंदु पे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर है, या जो मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत संप्राप्ति, वो सीमांत लागत के बराबर है। कहाँ पे, इस ए बिंदु पे। ये हमारी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या है, सीमांत लागत बढ़ती होनी चाहिए। तो इस बिंदु पर अगर हम देखें तो सीमांत लागत वक्र हमारा ये जा रहा है क्या है, बढ़ता हुआ भी है, तो ये भी हमारी शर्त पूरी हो रही है। और तीसरी शर्त क्या है, अल्पकाल में वस्तु की जो कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। तो ये हमारी औसत परिवर्तनशील लागत है, उससे कीमत क्या है, अधिक है। कितनी है, ओ से लेकर पी है। और दीर्घ काल की अगर हम बात करें तो दीर्घ काल में वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, औसत लागत से अधिक होनी चाहिए। तो ये हमारा औसत लागत वक्र है। ठीक है, जिसमें कीमत कितनी है, ओ से लेकर ई। ठीक है, इतनी औसत लागत है लेकिन कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी है। इसका मतलब संतुलन कहाँ पे होगा, इस ए बिंदु पर होगा, जहां पे फर्म कितना उत्पादन करेगी, इतना, ओ से लेकर क्यू। तो ये एक तरह से क्या है, लाभ अधिकतमीकरण। ठीक है, फर्म का लाभ अधिकतमीकरण कहाँ पे होगा, उत्पादन के इस क्यू स्तर पर। ठीक है, जहां पे हमारी तीनों शर्तें पूरी होती हैं। इस ए बिंदु पर तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली शर्त हमारी क्या थी, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर है, इस ए बिंदु पे है। सीमांत लागत वक्र बढ़ता हुआ भी है, और यहाँ पे जो कीमत है वो अल्पकालीन समय की अगर हम बात करें तो कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है, और दीर्घ काल में औसत लागत से अधिक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का जो पार्ट है जिसमें हम पूर्ति वक्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है वो क्या होता है।